नेक्स्ट टॉपिक है सेल डेथ। सेल डेथ क्या है? ये एक बायोलॉजिकल इवेंट है जिसमें सेल अपनी फंक्शन करना बंद कर देता है। सेल डेथ नेचुरल रीज़न से भी हो सकती है, जिसमें सेल ओल्ड हो जाए और उसको एक नए सेल से रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर बॉडी में कोई डिसीज़ कंडीशन हो जाए, कोई ट्रोमा या इंजरी हो जाए, या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, उस टाइम सेल की डेथ हो जाती है। सेल डेथ दो टाइप से होती है, एक है नेक्रोसिस और एक है अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, ये प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती। यहाँ पे सेल की डेथ ओल्ड होने से पहले ही हो जाती है। वो या तो कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रोमा हो जाता है, या फिर डिसीज़ हो जाती है। तो जो डिसीज़ सेल हैं या फिर इंजर्ड सेल हैं, उनको किल कर दिया जाता है, उसी को ही नेक्रोसिस बोलते हैं। और ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो इंजर्ड सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल होता है, वो पहले क्या करता है, साज अपनी साइज़ में एनलार्ज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलअप हो जाता है, और वो इतना स्वेलअप हो जाता है कि उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, और उसके अंदर जो सेल कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर, वो रप्चर होने से एक्सपेल हो जाते हैं, सेल के बाहर आ जाते हैं, और इसमें जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं सेल से बाहर, और आसपास के जो सेल्स हैं वो उनको क्या कर देते हैं, इन्फ्लेम कर देते हैं। तो आसपास के सेल में भी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। इसी को ही नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट होती है अपोप्टोसिस। ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। यहाँ पे जो सेल की डेथ होती है वो एक प्रोग्राम तरीके से होती है। जब सेल की एज पूरी हो जाती है, सेल ओल्ड हो जाता है, तो सेल की डेथ हो जाती है और उसको नए सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये एक नेचुरल डेथ होती है। और यहाँ पे किसी सेल में डीएनए डैमेज हो जाए, या प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उन सेल्स की क्या हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। और ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। और यहाँ पे जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, जो ज़रूरी नहीं होते बॉडी के लिए, उनको किल कर दिया जाता है। एपोप्टोसिस के टाइम जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। अपन ने नेक्रोसिस में देखा था, जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, और यहाँ पे उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे सेल की साइज़ कम हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है साइज़ में, और उसके बाद में पिक्नोसिस होता है उस सेल में। पिक्नोसिस क्या होता है, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, उसको पिक्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद में कैरियोरेक्सिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सबसे पहले क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, श्रिंक होता है, और उस प्रोसेस को पिक्नोसिस बोलते हैं। और उसके बाद में कैरियोरेक्सिस होता है, जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फ्रैगमेंटेड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे बल्ब का फॉर्मेशन होता है। और बल्ब के फॉर्मेशन, ये जो दिख रहे हैं ना, ये स्टार लाइक प्रोसेस, ये क्या है, बल्ब का फॉर्मेशन है। बल्ब का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में ये जो बल्ब फॉर्म हुए हैं वो अलग हो जाते हैं और अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है। अपन ने नेक्रोसिस में देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो बाहर एक्सपेल हो जाता है। बट यहाँ अपोप्टोसिस में क्या होता है, अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है, वो रप्चर नहीं होती। उसकी वजह से जो सेल का कंटेंट होता है वो बाहर लीक नहीं होता, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं वो बाहर लीक नहीं होते और आसपास के सेल्स में इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करते। तो अपोप्टोसिस के केस में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता। फिर जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है उनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। यहाँ पे जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन होता है वो सेल के इनर सरफेस से बाहर आउटर सरफेस में आ जाता है, और उसकी वजह से जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनका क्या हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस में फॉस्फेटिडाइल जो सेरीन होता है वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस देखते हैं। अपोप्टोसिस क्या होती है, ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। मतलब यहाँ पे जो सेल की डेथ होती है वो एक प्रोग्राम तरीके से होती है, पहले से डिसाइडेड होता है कि इस सेल की डेथ होनी है, और वो कोई भी रीज़न हो सकता है। जब सेल ओल्ड हो जाए तो सेल की डेथ हो जाती है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल से, या फिर किसी सेल में डीएनए डैमेज हो जाता है, जो प्रोटीन होते हैं
जो प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम कोई एरर हो जाती है, मिसफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन में, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम जो सेल में डेथ होती है वो एक प्रोग्राम तरीके से होती है और वो अपोप्टोसिस के थ्रू होती है। और नेक्रोसिस में जो सेल डेथ होती है वो अनप्रोग्राम तरीके से होती है। मान लीजिए अचानक बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रॉमा हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, बॉडी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम अचानक से कोई बॉडी में इंजरी या सेल डेथ होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो नेक्रोसिस जो सेल डेथ होती है वो अनप्रोग्राम तरीके से होती है। अचानक बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, उस टाइम सेल की डेथ नेक्रोसिस के थ्रू होती है। और अपोप्टोसिस के टाइम अपन ने देखा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, उसका रप्चर नहीं होता। और नेक्रोसिस के टाइम अपन ने देखा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। अपोप्टोसिस में क्या होता है, सबसे पहले सेल जो होता है वो श्रिंक होता है, अपनी साइज़ में छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होता है। नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है और फाइनली रप्चर हो जाता है। अपोप्टोसिस में अपन ने देखा था पिक्नोसिस होता है और कैरियोरेक्सिस होता है। नेक्रोसिस में पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस तो होगा, उसके साथ साथ कैरियोलाइसिस होगा। कैरियोलाइसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। मतलब जो अपन ने देखा नेक्रोसिस में क्या हुआ था, जो साइटोप्लाज्म था उसका क्या हो गया था, डिसोल्यूशन हो गया था, और जो सेल कंटेंट्स थे वो क्या हो गए थे, बाहर एक्सपेल आउट हो गए थे। और अपोप्टोसिस में क्या होता है, लास्ट में अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है बल्ब की फॉर्मेशन के बाद में। और नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है वो कंप्लीट सेल का ही क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। अपोप्टोसिस में जैसे कि जो सेल कंटेंट रहता है वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस सेल के अंदर ही रहते हैं और उसी सेल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। नेक्रोसिस में क्या होते हैं, जो सेल होता है वो स्वेल होता है और स्वेल होकर रप्चर हो जाता है, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और आसपास के सेल में भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। अपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, और नेक्रोसिस होती है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। अपोप्टोसिस प्रोसेस फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिसीज़ हो जाता है तब, और नेक्रोसिस जो प्रोसेस होती है वो भी पैथोजेनिक होती है, जैसे कोई डिसीज़ हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम नेक्रोसिस होती है। एपोप्टोसिस से जो सेल डेथ होती है वो दो पाथवे से होती है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे से और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे से जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है वो जब अपोप्टोसिस के लिए जो सिग्नल होता है वो सिग्नल अगर सेल के अंदर से ही आ रहा है, इंट्रासेलुलर सिग्नल है, उस टाइम इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो किया जाएगा। और अगर वो सिग्नल सेल के बाहर से हो, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हो, उस टाइम जो पाथवे फॉलो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। इंट्रिंसिक पाथवे शुरू करने से पहले अपन समझते हैं कि कैस्पेस क्या होता है। कैस्पेस सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो इनिशिएटर होते हैं और एक इफेक्टर होते हैं। जो इनिशिएटर होते हैं वो कैस्पेस 2, 8, 9 और 10 होते हैं, और जो इफेक्टर होते हैं वो कैस्पेस 3, 6 और 7 होते हैं। जो इनिशिएटर कैस्पेस होते हैं वो सेल्फ एक्टिवेटेड होते हैं, और जो इफेक्टर कैस्पेस होते हैं उनको जो इनिशिएटर कैस्पेस 2, 8 या 9 या 10 में से कोई कैस्पेस होगा वो क्या करेगा, वो खुद इनिशिएट होगा, फिर जो इफेक्टर कैस्पेस 3, 6 या 7 है उनको वो एक्टिवेट करेंगे। तो इनिशिएटर जो कैस्पेस होते हैं वो सेल्फ एक्टिवेटेड होते हैं, और जो इफेक्टर कैस्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, कैस्पेस 3, 6 और 7 होते हैं, और उनको इनिशिएट किया जाता है इनिशिएटर के द्वारा। से पहले इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में जो अपोप्टोसिस के सिग्नल प्रेजेंट होते हैं वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रिंसिक पाथवे शुरू करने से पहले अपन दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उनको समझ लेते हैं। एक तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं और एक प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये जो अपोप्टोटिक की प्रोसेस होगी उनको इनहिबिट करेंगे, और ये जो मेनली प्रेजेंट होते हैं वो BCL2 और BCLX प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जैसे BCLB, BCLW, MCL1, बट जो मेनली प्रेजेंट होते हैं वो BCL2 और BCLX प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपोप्टोसिस को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और ये मेनली बैग्स और बैग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो
जनरली क्या होगा, जब अपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होगी बॉडी में तो उस टाइम क्या होगा, जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। और ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, ये जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं उनको ये इनएक्टिवेट करके रखते हैं। तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का काम क्या होता है, जनरली बॉडी में जब अपोप्टोसिस या सेल डेथ की प्रोसेस एब्सेंट होती है उस टाइम एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स होंगे वो बाइंड करके रहेंगे किसके साथ, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स के साथ, और इनको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करके रखेंगे। फिर जैसे ही इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है, इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होने के लिए इंटरनल डैमेज सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, और इंटरनल डैमेज सिग्नल्स किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। वो या तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से होते हैं, या फिर डीएनए डैमेज की वजह से, या फिर बॉडी में स्ट्रेस की वजह से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से, या फिर कोई वायरस के अटैक की वजह से, या ग्रोथ फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से इंटरनल डैमेज जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेस प्रोटीन को स्टिमुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोटीन होते हैं वो BH3 ओनली प्रोटीन्स होते हैं। और BH3 ओनली प्रोटीन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे बिड हुआ, बैड हुआ, नॉक्सा हुआ, प्यूमा हुआ, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रेस प्रोटीन होते हैं। और बॉडी में जैसे ही कोई इंटरनल डैमेज का सिग्नल मिलता है ये स्ट्रेस प्रोटीन क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। और स्ट्रेस प्रोटीन जैसे कि बिड, बैड, नॉक्सा और प्यूमा ये सब क्या करेंगे, अब तक जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट था उसको ये लोग क्या कर, स्ट्रेस प्रोटीन क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। और इसके इनहिबिट होते ही जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन अब तक इनहिबिट थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन के एक्टिवेशन से फर्दर क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम C प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। साइटोक्रोम C बाहर आके APF1 को एक्टिवेट करेगा। APF1 क्या है, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 है। ये APF1 को साइटोक्रोम C एक्टिवेट करेगा और साइटोक्रोम C और APAF1 दोनों मिलके क्या करेंगे, अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइटोक्रोम C और APAF1 दोनों मिलके अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स जो होगा फर्दर कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा। कैस्पेस 9 अभी अपन ने ऊपर देखा था, ये क्या होता है, इनिशिएटर कैस्पेस होता है, जो फर्दर क्या करेगा, जो इफेक्टर कैस्पेस होता है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और इफेक्टर कैस्पेस अपन ने देखा था 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा और कैस्पेस के एक्टिवेशन से क्या होगा, अपोप्टोसिस की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। इस डायग्राम में देखते हैं जैसे इंटरनल डैमेज के जो सिग्नल होते हैं वो मिलते ही यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो स्ट्रेस प्रोटीन है बैड, अपन ने देखा था स्ट्रेस प्रोटीन BH3 ओनली कई टाइप के होते हैं, बिड होता है, बैड होता है, नॉक्सा और प्यूमा होता है। तो यहाँ पे इंटरनल डैमेज का सिग्नल मिलते ही क्या होगा, जो स्ट्रेस प्रोटीन है, यहाँ पे स्ट्रेस प्रोटीन अपन ने देखा बैड, तो ये स्ट्रेस प्रोटीन क्या करेगा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रेस प्रोटीन है। और ये स्ट्रेस प्रोटीन क्या करेगा, जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये क्या है, BCL2 या BCLX, ये क्या है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। और ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जनरली क्या होता है, जब इंटरनल डैमेज का सिग्नल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बैक्स या बैक को। तो ये जो पिंक वाला दिख रहा है ये क्या है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है बैक्स या बैक, जो जनरल कंडीशन में क्या होता है, इनहिबिट होता है इस BCL2 या BCLX के द्वारा, जो कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। और जैसे ही इंटरनल डैमेज का जो सिग्नल मिला उस टाइम क्या होता है, जो BCL2 BCLX ने इनहिबिट करके रखा था बैक को, अब इसी BCL2 को कौन इनहिबिट कर देगा, ये स्ट्रेस प्रोटीन इनहिबिट कर देगा बैड। और ये बैड किसको इनहिबिट करेगा, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन BCL2 BCLX को इनहिबिट कर देगा। और इसके इनहिबिशन से क्या होगा, ये जो अपन देख रहे हैं पिंक वाला, ये प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, ये अपन माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम C जो प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है साइटोक्रोम C जो होगा
प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के एक्टिवेशन से क्या होगा, चैनल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और उससे ये जो साइटोक्रोम सी होगा वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, साइटोक्रोम सी है, ये बाहर रिलीज़ हो गया। बाहर रिलीज़ होके बाहर जो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 प्रेजेंट होता है उसको इसने एक्टिवेट कर दिया। फिर दोनों ने मिलके अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। फिर ये जो अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ उसने कैस्पेस 9 को एक्टिवेट कर दिया, और कैस्पेस 9 ने फर्दर क्या किया, इफेक्टर कैस्पेस जो कि यहाँ पे कैस्पेस 3 है उसको एक्टिवेट कर दिया, और इनके एक्टिवेशन से क्या होगा, अपोप्टोसिस की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक बार अपन शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जनरली जब इंटरनल डैमेज के सिग्नल नहीं प्रेजेंट होते, अपोप्टोसिस की प्रोसेस बॉडी में नहीं होती, उस टाइम क्या होता है, ये जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है BCL2 या BCLX वो क्या करते हैं, इनहिबिट करके रखते हैं। ये जो पिंक वाला है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बैक्स या बैक को ये जनरली इनहिबिट करके रखते हैं, और जैसे ही इंटरनल डैमेज का सिग्नल मिला उस टाइम जो BH3 ओनली या स्ट्रेस प्रोटीन होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और एक कोई सा भी स्ट्रेस प्रोटीन आएगा और वो क्या करेगा, इस एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन पे आके बाइंड हो जाएगा, इसको इनहिबिट कर देगा, और इसको इनहिबिट करते ही ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन या बैक्स या बैक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चैनल क्रिएट हो जाएगा, और इस चैनल के क्रिएट होने से जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज होकर बाहर आ जाएगा, और बाहर आके जो बाहर एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 प्रेजेंट है उसको ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट करके दोनों के अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कैस्पेस 9 को एक्टिवेट कर देगा, कैस्पेस 9 फर्दर कैस्पेस 3 को एक्टिवेट कर देगा, और अपोप्टोसिस की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो अपोप्टोसिस के लिए जो सिग्नल या स्टिमुलाई होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर से स्टिमुलाई या सिग्नल मिलता है अपोप्टोसिस के लिए, और जैसे कि यहाँ पे सिग्नल सेल के बाहर से है तो उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इंट्रिंसिक पाथवे में रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो सिग्नल था, स्टिमुलस था, वो सेल के अंदर से ही था, और यहाँ पे जो स्टिमुलस या सिग्नल है वो सेल के बाहर से है, तो इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस होगी वो ट्रिगर होगी लाइगेंड के बाइंडिंग से। यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट का जो सेल होता है, फेगोसाइटिक जो सेल होता है, अपोप्टोसिस में जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा उनको फिर फेगोसाइट किया जाएगा फेगोसाइटिक सेल के द्वारा। तो जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं टी लिम्फोसाइट या कुछ भी ले लीजिए, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, यहाँ पे फेसल लाइगेंड प्रेजेंट होता है। तो अपोप्टोसिस की प्रोसेस कब ट्रिगर होती है, जब ये जो लाइगेंड है टी लिम्फोसाइट सेल में ये बाइंड करता है सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उससे। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल जिसमें कि क्या है, लाइगेंड प्रेजेंट होता है, ये लाइगेंड बाइंड होता है सेल के सरफेस पे जो डेथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे, और डेथ रिसेप्टर्स की अपन बात करें तो ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और ये यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको अपन ने क्या बोला है, TNFR बोला है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, जो टी लिम्फोसाइट में लाइगेंड है उसके साथ क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे। और यहाँ पे ये जो TNFR ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, या तो वो TNFR1 हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 हो सकता है, या फिर FAS हो सकता है। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया क्या होता है, लाइगेंड प्रेजेंट होगा टी लिम्फोसाइट में, और जो अपोप्टोटिक सेल होगी जिसकी डेथ होनी है उस सेल में क्या प्रेजेंट होगा, डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और डेथ रिसेप्टर यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो TNFR है, और TNFR दो टाइप के होते हैं, या तो TNFR1 हो सकता है या फिर FAS हो सकता है। इस डायग्राम की हेल्प से अपन समझते हैं टी लिम्फोसाइट सेल में क्या है, ये लाइगेंड है, FAS का लाइगेंड है। तो ये FAS का जो लाइगेंड है वो कंबाइन करेगा किसके साथ, ये जो रिसेप्टर है एपोप्टोटिक सेल का जो डेथ रिसेप्टर है, और यहाँ पे अपन रिसेप्टर ले रहे हैं FAS, तो ये जो FAS रिसेप्टर है वो कंबाइन करेगा टी लिम्फोसाइट के FAS लाइगेंड के साथ, और इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या होगा, जो FAS एसोसिएटेड डेड डोमेन है FADD वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, FADD के एक्टिवेशन से कैस्पेस 8 एक्टिवेट हो जाएगा। कैस्पेस 8 एक्टिवेट होके जो इफेक्टर कैस्पेस है 3, 6 और 7 उनमें से किसी एक को एक्टिवेट कर देगा, और फर्दर क्या हो जाएगी, अपोप्टोसिस की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी।
अपोप्टोसिस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो टैडपोल लार्वा में टेल होती है उसका जो लॉस होता है वो अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो फीटस का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें इंटरडिजिटल वेब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जो पांचों अंगुलियां होती हैं उनके बीच में क्या होते हैं, इंटरडिजिटल वेब्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ होती है तो ये जो इंटरडिजिटल वेब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये जो पांचों अंगुलियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और फिंगर्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो इंटरडिजिटल वेब्स होते हैं उनका लॉस होता है वो अपोप्टोसिस के थ्रू होता है। और अगर अपोप्टोसिस से इंटरडिजिटल वेब्स का लॉस नहीं होता उस टाइम सिंडैक्टाइली हो जाती है। यहाँ पे जो फिंगर्स होंगी वो क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगी। और बी लिम्फोसाइट में जो प्रोलिफरेशन होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो भी अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। और जो ह्यूमन में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे टेल हुआ, तो इन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का रिमूवल या जो डाइजेशन होता है वो भी अपोप्टोसिस की प्रोसेस से होता है। और जैसे अपन देखते हैं कभी बच्चे की बर्थ होती है उसमें टेल प्रेजेंट होती है तो मतलब वहाँ पे उसकी टेल में अपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं हुई, वो टेल डाइजेस्ट नहीं हुई, उसका लॉस नहीं हुआ। तो जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके रिमूवल के लिए भी अपोप्टोसिस की प्रोसेस सिग्निफिकेंट है। और एंटी कैंसर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको भी अपोप्टोसिस के द्वारा उनकी डेथ कर दी जाती है। तो ये अपोप्टोसिस प्रोसेस एंटी कैंसर में भी हेल्पफुल है।